हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। और दोस्तों यहां पे जैसा कि हमने कहा था आपसे कि फ़िज़िक्स की क्लास भी आज लगेगी, तो हमने जैसा आपसे वादा किया था और आपसे फ़ीस ली है, तो जैसा आप कहोगे अब वैसा करेंगे। बस आप तो बस पढ़ते रहिए, आपका जो काम है वो केवल पढ़ने का है, बाकी जो पढ़ाने का काम है सब कुछ हमारे ऊपर है। ठीक है, आज 30 जुलाई हो चुकी है, यानी कि अपना फिजिक्स का एक न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। यानी कि फ़िज़िक्स का तो ये मान लीजिए पहली क्लास है ही अपनी, अभी इससे पहले फ़िज़िक्स की क्लास नहीं लगी है। आगे बात समझ में। और इसी के बाद में, इसी क्लास के जस्ट बाद में आपको केमिस्ट्री की तो हो गई पहले आपकी, ठीक है। फिजिक्स की क्लास आपकी लास्ट क्लास रहेगी। तो अब यहाँ पे आज की जो क्लास है, ठीक है, इसमें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिलेबस इंट्रोडक्शन क्लास से अपन ने रखी है। इस क्लास में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे भाई। बीएससी जो पार्ट थर्ड है उसमें, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साइड में, बीएससी पार्ट थर्ड, बीएससी पार्ट थर्ड। अब यहाँ पे आज की इस क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आखिर कितने पेपर हैं जो बीएससी थर्ड ईयर में चलते हैं। हालांकि सभी को पता है कि 3 पेपर चलते हैं, और 3 पेपर चलते हैं तो उनके नाम कौन से हैं, और अपन सबसे पहले कौन सा पेपर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और टाइम रहे तो अपना टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन आज की जो क्लास है, देखो आप सभी को पता है कि आप सभी जिन्होंने फ़ीस जमा करा दी है वो यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी से थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा, और जब तक अपना एक बैच कंप्लीट नहीं होगा, आप सभी को पता है कि अभी हमारे पास केवल 6 बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं। ठीक है, अब आपको काम ये करना है कि जब तक अपना बैच है कम से कम 40 से 50 बच्चों का नहीं हो जाता है ना, तब तक अपन एक प्रॉपर लय में नहीं आएंगे। अभी तक जो आपकी क्लासेज हैं वो, उनका जो टाइमिंग है छोटा रहेगा अभी तक, मतलब वही 30 से 40 मिनट का। ठीक है, और थोड़ा धीरे अपन पढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही अपनी जो बैच है 40 से 50 बच्चों का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में प्रॉपर लय पकड़ेंगे। 1 घंटे की प्लस आपको, मतलब रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, और वीडियो है वो आपको इसी प्रकार से मिलेगी। अब कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो लाइव जिस प्रकार पहले चलता था उसी प्रकार से क्लासेस क्यों नहीं चल रही हैं। तो भैया मैं आपको बता दूं, ये क्या प्राइवेट वीडियो का एक पोर्शन है जिसमें आपको केवल और केवल इसी प्रकार से आपको पढ़ाया जा सकता है, और एक ही ऐसा ये एक ही तरीका है जिससे आपसे फ़ीस लेके पढ़ाया जा सकता है। वो प्रीमियर का जो ऑप्शन था, लाइव जैसा ऑप्शन था, वो केवल फ्री में ही, मतलब सभी बच्चों को दिखेगा, वो वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वैसे रिकॉर्डेड क्लास में भी आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, और वैसे भी आप उसी क्लास को रिकॉर्डेड देखते थे पहले भी, वो कौन सी लाइव क्लास चलती थी, बस मैं आपके कमेंट की रिप्लाई करता था उसमें। ठीक है, तो बस से ज़्यादा फालतू बातों को आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको केवल पढ़ने से मतलब है, कंटेंट से मतलब है, जो कि मैं आपको यहाँ पे अल्टीमेट तरीके से उपलब्ध करवा रहा हूँ, और नोट्स भी आपको क्लास ख़त्म होते ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारी बातें फिनिश हो गई हैं, और आज मैं फिर वापस बोल रहा हूँ आप सभी से, पहले बैच कंप्लीट करवाइए। सभी को बताइए कि भाई क्लासेज हैं वो रेगुलर स्टार्ट हो गई हैं, मतलब, और क्लासेज हैं आपके एक दिन की ऑफ नहीं रहेगा। जब आप कहोगे तब आपको ऑफ रख देंगे कि सर कल हमें थोड़ा सा काम है अर्जेंट, तो कल हमारा ऑफ कर दीजिए, तो फिर आपके हिसाब से हम ऑफ कर देंगे क्लास को। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आगे बात समझ में। और बस यही काम है, और सभी बच्चों को कनेक्ट करो, यही काम है अपना। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे फालतू बातों को छोड़ो, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपन सिलेबस को। ठीक है, फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स के पेपर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि बीएससी पार्ट थर्ड में भी वही 3 पेपर चलते हैं अपने, जिस प्रकार अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में पेपर चलते थे, वैसे ही आपके बीएससी पार्ट थर्ड में भी 3 पेपर चलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा वेन आरेख या फिर डायग्राम अपन कहते हैं, उसको अपन बना लेते हैं और उसके माध्यम से समझ लेते हैं। चलो ऐसे सीधा अपन लिख लेते हैं यहीं पे कि पेपर नंबर जो फर्स्ट है अपना, वो कौन सा है। तो पेपर नंबर जो फर्स्ट है उसका नाम है, और अधिकतर जो बच्चे, अधिकतर क्या सारे बच्चे 6 अपने कनेक्ट हुए हैं, अभी तक 6 बच्चे जो कनेक्ट हो चुके हैं अपने साथ में,
वो सारे हिंदी मीडियम से है। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि मोस्टली हिंदी में पढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम कोई बच्चा है भी नहीं, ठीक है। लेकिन बाई चांस आगे भविष्य में कभी बच्चे जुड़ते हैं अपने, तो उनको थोड़ा दिक्कत नहीं हो, इसलिए थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी अपन लेके चलेंगे। और जो हिंदी मीडियम से हैं वो भी थोड़ा सा क्या है कि इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा कैच करें, समझे, पकड़े, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है वो थोड़ा सा आपको एक अच्छा आपके लिए विकास होगा, क्योंकि आपको ज़रूरी है अभी इंग्लिश सीखना। आप सीखते हो इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश वोकेबलरी सीख जाते हो तो आप काफ़ी हद तक इंग्लिश पे पकड़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर नंबर फर्स्ट है, उसका नाम क्या है? अल्टीमेट मजा आएगा, शानदार। बस बशर्त क्या है, आपको मस्त होकर क्लास लेनी है टाइम टू टाइम, और बढ़िया नोट्स तैयार करने हैं और शानदार पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर नंबर जो फर्स्ट है उसका नाम क्या है? क्वांटम यांत्रिकी। क्या है? क्वांटम यांत्रिकी और स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे क्वांटम यांत्रिकी और स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में इसको लिख दें थोड़ा सा, तो चलो लिख देते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। और यहाँ पे लिख सकते हो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को तो आप यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में सेम ही प्रनाउंस किया जाता है। तो पहला जो पेपर है वो है अपना क्वांटम यांत्रिकी और स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये अपना 33 मार्क्स का होता है, 33 मार्क्स का होता है वो, ये मतलब 33 और फिर 34 नंबर का ये पैटर्न रहता है अपना फिजिक्स का पेपर का। इसी के बाद में अपन यहीं पे चलते हैं पेपर नंबर सेकंड पे। पेपर नंबर अपना सेकंड यहाँ पे चलता है, जिसका नाम क्या है? नाभिकीय और कणभौतिकी। क्या नाम है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाभिकीय और कणभौतिकी। नाभिकीय और कणभौतिकी। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है। वीडियो क्वालिटी में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया रेजोनेंस में आप चलाओ 720 में, तो आपको कहीं पे कोई भी अक्षर समझने में दिक्कत नहीं होगी। और वॉइस क्वालिटी है बेस्ट आ रही है, जितनी आ सकती है उतनी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर नंबर सेकंड है, उसका नाम क्या है? नाभिकीय और कणभौतिकी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। और इसी के साथ में जो अपना थर्ड पेपर चलता है, थर्ड पेपर है उसका नाम है अपना, क्या नाम है उसका? उसका नाम है अपना ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठोस अवस्था भौतिकी, ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो ये 3 पेपर अपने चलते हैं। पेपर नंबर फर्स्ट क्वांटम यांत्रिकी और स्पेक्ट्रोस्कोपी, पेपर सेकंड नाभिकीय और कणभौतिकी, और पेपर नंबर जो थर्ड है वो है अपना ठोस अवस्था भौतिकी, ठीक है। तो पेपरों के बारे में जान लिया, और ये मार्क्स यहाँ पे लिख देते हैं अपन, 33 का होगा और ये 34 का होगा। अब यहाँ पे जितने भी बच्चे जिन्होंने फ़ीस जमा करा दी है वो कमेंट में आज मुझे ये भी लिखें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से वो बिलोंग करते हैं। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं जो सिलेबस करवाऊँगा वो प्रॉपर, मैं जो यहाँ पे सिलेबस करवाने वाला हूँ प्रॉपर, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का होने वाला है। अब लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो ब्रज से हैं, शेखावाटी से हैं, मत्स्य से हैं, ठीक है, कोटा से हैं, तो इन MDS से हैं, तो कई सारी यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो राजस्थान में चलती हैं। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, अगर आपने आर यू का जो मैंने पढ़ा दिया पूरा, अगर आपने इसको कंप्लीट पढ़ लिया
कंप्लीट आपने पढ़ लिया तो ये समझिए सारी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका 70 से 80% जो सिलेबस है वो अपना कवर हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, आप सभी को दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अपनी जो क्लासेस चलेंगी ना वो RU राजस्थान यूनिवर्सिटी को फोकस करते हुए चलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सिलेबस होता है वो होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी का। अब इसके मतलब इसको अगर आपने कवर कर लिया, अगर आप मैंने जो पूरा सिलेबस पढ़ा दिया आपको वो अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो अगर आप RU से हो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। लेकिन उसके अलावा अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें 70 से 80% सिलेबस हो जाएगा। अब यहाँ पे कई बच्चों का यहाँ पे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि सर हम फीस दे रहे हैं आपसे लेकिन फिर भी हम 70 से 80% ही पढ़ेंगे आपसे। एक बात बताता हूँ मैं आपको पेपर में है ना केवल 50% करना होता है और 95% जो इंस्टीट्यूट होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वो आपको केवल 50% ही करवाते हैं। अथवा वाला जो पोर्शन है ठीक है वो आपको बिल्कुल नहीं करवाते हैं, वो पहले ही स्किप कर देते हैं। मतलब आपको वहाँ पे 100 में से केवल 50% ही पढ़ाया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे आपको 70 से 80 या 90% आपको सिलेबस करवाएंगे। बाई चांस कोई टॉपिक रह भी जाता है ना तो उसको अपन कैसे भी करके अपन आराम से उसको कवर कर लेंगे, आपके सामने डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये नहीं है कि सर ये टॉपिक नहीं करवाया वो नहीं करवाया, तो मैं अपने हिसाब से आप सभी को करवा दूँगा। ठीक है, आपको साथ साथ पढ़ते रहना है मस्त तरीके से आराम से जैसा मैं आपको पढ़ाऊँ। तो क्या समझ में आया, जो RU से है उसको तो टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 70 से 80% 90% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ आपको बोल रहा हूँ मैं कि 50% सिलेबस ही पेपर में आता है। और अगर आपने 50% पूरा पढ़ लिया ना आपकी 90% बनी हुई रखी है। बस वही बात है, आप ज़्यादा पढ़ोगे ना तो आपकी परसेंटेज बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। लेकिन आपको परसेंटेज इंक्रीज करनी है तो आपको 50% पे ही फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी परसेंटेज सही बन पाएगी। क्योंकि मैटर बहुत है, पढ़ने के लिए जो मैटर है वो बहुत ही ज़्यादा है। आप कितना पढ़ोगे बताओ, कितना पढ़ोगे? इसलिए जितना कम पढ़ोगे उतनी अच्छी परसेंटेज आपको BSc में मतलब आपकी बन जाएगी। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा क्वेश्चनों को, और वो हम आपको करवाएंगे। तो मेरे हिसाब से कोई भी यहाँ पे डाउट अब किसी भी प्रकार के कोई बच्चे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई और भी डाउट है सिलेबस को लेकर या फिर सर ये वो, ठीक है, तो वो आप जो ग्रुप बना रखा है ना अपन ने, वहाँ पे आप कमेंट करें कि सर हमें ये दिक्कत है, ठीक है, तो हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। आगे बात समझ में चले। अब यहाँ पे सबसे पहले जो पेपर कौन सा पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे अपन क्वांटम यांत्रिकी और स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन सबसे पहले पेपर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में फिर देखेंगे, बाद की बात हो तो पेपर 2 और 3 कौन सा पढ़ाते हैं पहले, लेकिन सबसे पहले पढ़ाएंगे अपन क्वांटम यांत्रिकी। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से अपनी यूनिट चलती हैं। तो मैं उन यूनिट्स का, आप सभी को पता है कि प्रत्येक पेपर में फिजिक्स के अंतर्गत 4 यूनिट होती हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वांटम यांत्रिकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जो 4 यूनिट्स हैं उनके मैं यहाँ पे नाम आपको लिख देता हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ सर ये 4 यूनिट हैं जिनको अपन को पढ़ना है। ठीक है, हालांकि ज़्यादा कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सिलेबस अपन बता रहे हैं तो सिलेबस के अंतर्गत आपको ये पता होना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद में अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट ज़रूर करेंगे। तो अपना जो पेपर नंबर 1 है उसमें ये 4 यूनिट हैं जो चलती हैं। अब आप कहोगे सर आपने इसको हिंदी में क्यों नहीं लिखा? हिंदी में लिखने की बजाय अपन इसको हिंदी में बता देंगे, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा देखो, आपने कभी सिलेबस डाउनलोड किया हो अगर RU की साइट से, आपकी यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे जो अपना सिलेबस आता है ना वो आपको इंग्लिश में मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंग्लिश भी सीख लीजिए आप भी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वैसे देखा जाए तो जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा ना उसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। ठीक है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यूनिट नंबर जो 1 चल रही है अपनी, उसका नाम क्या है, इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम भौतिकी का उद्भव, मतलब क्वांटम भौतिकी है उसका जन्म क्यों हुआ, उसके लिए अपन इस पूरे यूनिट में बात करेंगे। सेकंड जो यूनिट है वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इज सॉल्यूशन, श्रोडिंगर तरंग समीकरण और उनके हल।
ये अपना सेकंड यूनिट है। थर्ड जो यूनिट है वो है श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन इन स्पेशल केसेज। श्रोडिंगर की जो इक्वेशन है उनको अपन एक स्पेशल केसेस में पढ़ेंगे, तो ये अपन यूनिट नंबर थर्ड में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर फोर्थ है अपना एच एटम, एच परमाणु और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पे देखो ये अपना जो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला जो पोर्शन है वो एक छोटा सा पोर्शन है और वो भी यूनिट नंबर फोर्थ में है। मतलब अब ये मान लीजिए 4 नंबर का ये अपना टॉपिक है, कौन सा, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला। इसमें से 4 नंबर का सवाल आता है तो बस आएगा, ठीक है। तो और थोड़ा बहुत आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताऊं तो कुछ नहीं है, छोटी सी एक प्रॉपर्टी अपन कह सकते हैं। जैसे अपनी वेव होती है, तरंग होती है। अरे आपने 10th क्लास में प्रिज्म पढ़ा है या नहीं, प्रिज्म, ठीक है। तो उस प्रिज्म में से जब अपन किसी तरंग को या प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो जो स्पेक्ट्रम बनते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेंगे, बस यही है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। आगे बात समझ में। तो ये है अपना पोर्शन है, जो भी अपन को यूनिट्स पढ़नी है वो आपके सामने है और जितनी यूनिट्स हैं ये अपना पूरा पोर्शन रहने वाला है। तो अभी कोई इसमें कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में लिख देना कि सर हमें यहाँ पे कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आपके कमेंट के आंसर में दे दूँगा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि क्लास को यहाँ पे समाप्त नहीं करते हैं अभी, क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हुई नहीं है। हालांकि मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, पहली क्लास थी अपनी आज, मतलब प्राइवेट जो बच्चे हैं जिन्होंने फीस जमा कराई है उनके साथ अपनी पहली क्लास थी, इसलिए थोड़ा सा क्या छोटा है अभी भी मज़ा धीरे धीरे आने लगेगा। जब आपकी क्लासेज हैं वो 1-1 घंटे की चलेगी, फ्लो आएगा, तब थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट और भी अच्छा आने लगेगा, क्योंकि अपन ने फ्लो पकड़ा खाए हैं अभी तो आप पे एक जैसे पेपर नंबर ये फर्स्ट है, ये क्वांटम यांत्रिकी और स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके बारे में भी आपने क्या जाना है, कुछ नहीं पता आपको। धीरे धीरे जब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, आपके टेस्ट लिए जाएंगे, अगर आप डेली रूटीन से पढ़ाई करते हो तो आपको शानदार इंटरेस्ट आने वाला है। और कई बच्चों ने मैं उस बात को नोट करके रखा हूँ भाई, कई बच्चों ने बोला है कि सर आप तो एक बार पूरा कोर्स करवा दीजिए, हम आपको 1000 एक्स्ट्रा पे कर देंगे। तो मैंने उनके नाम नोट कर लिए। अब मैं जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं उनसे 1000 लेके रहूँगा और गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया ना तो गारंटी है आप 1000 नहीं आप 2000 रुपये पे कर दोगे, क्योंकि आपका जो मतलब आपकी जो परसेंटेज है वो थर्ड ईयर में इतनी शानदार इंक्रीज हो जाएगी, आप खुद सोच नहीं सकते खुद आप सोच नहीं सकते। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आपने अगर बच्चे नहीं भी कनेक्ट करे ना तो गारंटी बहुत ही सारे बच्चे कनेक्ट हमारे साथ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, बच्चों में क्या है, वो एक भय नहीं है, क्योंकि अभी जुलाई चल रही है, अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जब तक एग्ज़ाम होगी अभी काफ़ी टाइम पड़ा है। तो 70, 80, 90% बच्चे तो अभी फ्री हैं। बोला अभी थोड़ी पढ़ेंगे बीएससी, अभी तो ग्रेजुएशन नहीं पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा अपन जो कंपटीशन लेवल वो पढ़ लेते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जो कंपटीशन लेवल वो पढ़ रहे हैं ना वो इसका 40% भी नहीं है। अगर अपन थर्ड ईयर जो अपना सिलेबस है, थर्ड ईयर का जो सिलेबस है, अगर उसको मतलब कंपेयर करें किसके साथ, कंपटीशन के साथ में, तो 30 से 40% भी नहीं है वो, जिसमें आप जीके ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, 30 से 40% ही नहीं है। तो आप थोड़ा लेवल देखिए एक बार, ये चीज़ें कहाँ हैं, मतलब इनका जो लेवल है वो कहाँ है और उसका जो लेवल है वो कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो फर्स्ट अपन कहते हैं ना फर्स्ट चॉइस, ठीक है, तो आप सबसे पहली चॉइस तो आपकी बीएससी होनी चाहिए कि बीएससी हमारी सही चल रही है नहीं चल रही। पहले आप बीएससी को, ग्रेजुएशन को करो, टाइम आपके पास खूब बचेगा। अब बताओ मैं, आप 1 घंटा क्लास लेते हो मैथ की, 1 घंटा फिजिक्स की, 1 घंटा केमिस्ट्री की, मान लीजिए आपने 1-1 घंटा रिविजन भी किया, यानी 6 घंटे हो गए। उसके अलावा कम से भी कम आपके पास 5 से 6 घंटे एक्स्ट्रा बचते हैं, ठीक है। और वो भी मतलब सारे काम करने के बाद में, नहाने धोने के बाद, खाना खाने के बाद में आप आराम से कंपटीशन लेवल की तैयारी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको करनी भी चाहिए। सेकंड चॉइस आपकी होनी चाहिए, अगर आप कंपटीशन लेवल तैयारी कर रहे हो तो आपको करनी चाहिए। और अगर आप आगे एमएससी की सोच रहे हो, पीएचडी की सोच रहे हो, तो फिर आपको इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और वो आपकी सेल्फ स्टडी रहेगी, ठीक है। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक का मतलब है अपना क्वांटम यांत्रिकी और स्पेक्ट्रोस्कोपी है। उसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा क्वांटम यांत्रिकी के बारे में मतलब थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। मतलब आखिरकार जो क्वांटम यांत्रिकी है,
आपको क्या है कि देखो, मैं रटवाने का काम नहीं करूँगा, रटवाने का काम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अपन थोड़ा सा क्या है, बेसिक लेवल से चलेंगे और एकदम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। अब मैं यहाँ पे क्वांटम यांत्रिकी की बात करता हूँ तो मतलब 100% में से 20% या 10% बच्चे के दिमाग में ऐसा आता है कि सर क्वांटम यांत्रिकी है, उसका निर्माण क्यों हुआ, आखिरकार इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई थी हमें। तो इन्हीं चीज़ों को लेके चलना है अपन को। मैं बोल रहा हूँ ना, 80 से 90% बच्चों को दिमाग में नहीं आएगा, वो केवल जो मैं पढ़ाऊँगा वो पढ़ लेंगे, ठीक है, और फ्री रहेंगे। लेकिन 10% बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर हमें बताइए कि क्वांटम यांत्रिकी है, उसका जो निर्माण है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो ये बताना ज़रूरी भी है भाई, आपसे हम मतलब फीस ले रहे हैं तो ये बताना ज़रूरी भी है। तो चलिए अपन इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक बात मुझे आप बताइए, आपने सेकेंड ईयर में यदि मुझसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी हो तो मैंने आपको जो 4th यूनिट है उसमें क्वांटम फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था वहाँ पे, और वही पोर्शन चलेगा स्टार्टिंग में, वही पोर्शन चलेगा। वीन का विस्थापन नियम, कृष्णिका, सब कुछ वही चलने वाला है। अगर आपने शानदार तरीके से अगर वहाँ पे क्लास ली होगी पिछली साल, अगर नहीं लिए तो कोई बात नहीं भाई, लेने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पढ़ाएंगे आपको। लेकिन अगर आपने नहीं ली है तो कोई बात नहीं, ले रखी है तो आपको शानदार समझ में आएगा। देखो अपन यहाँ पे क्वांटम यांत्रिकी को समझ रहे थे, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूँ, आपको शानदार मज़ा आएगा भाई। जिसको फिजिक्स में इंटरेस्ट है ना, वो हमसे इस प्रकार जुड़ जाइए कि वास्तव में आपको फिजिक्स पढ़नी है तगड़ी तरीके से। तो हम आपको एकदम फील करवा देंगे और आप ये अपने दिमाग में ना रखें कि सर मैथ भी पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं। इस बात को आप दिमाग से निकाल दोगे ना तो आप बहुत ही बढ़िया रहोगे अभी। क्योंकि मैं जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ ना, मैं मैथ से बढ़िया आपको फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, बस आप एक बार थोड़ा गौर करके देखिए एक बार। अब यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी की बात कर रहा हूँ मैं। अब क्वांटम यांत्रिकी क्या है और इसमें क्या पढ़ते हैं अपन, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी पूरी कहानी को मैं यहाँ पे बताता हूँ। आप सभी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो कहानी है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ बताना। याद करो, मैंने आपको सेकेंड ईयर में अगर आपने क्लास ली हो तो आपको पता भी होगा, कहीं पे भी कॉलेज में ली होगी, थोड़ा बहुत आपको बताया भी होगा, चिरसम्मत फिजिक्स का नाम, क्लासिकल फिजिक्स का नाम या चिरसम्मत भौतिकी का नाम आपने सुना है या नहीं सुना है। अब आप कमेंट करोगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप जगह पे बैठे बैठे बोलोगे सर हमने पढ़ी है। बोलो सभी, क्लासिकल जो फिजिक्स है, चिरसम्मत भौतिकी है, वो आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, मतलब इसका नाम सुना है नहीं सुना है। तो आपने सभी ने सुना है 100%, ठीक है। क्या नाम है, चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी, ये आपने नाम सुना है। अब ये जो फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है, ये कब की फिजिक्स है और इसमें कौन कौन से जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पे इसकी गिनती में आते हैं, क्लासिकल फिजिक्स की गिनती में। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फिजिक्स है अपनी, वो 19वीं शताब्दी की है, 19वीं शताब्दी। अब देखो यहाँ पे ये टॉपिक है वो अपना साइंस का नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मतलब 90%। देखो मैं हर चीज़ को जो बात करता हूँ ना, परसेंटेज में बात करता हूँ, उससे क्या थोड़ा सा एक माइंड को क्लेरिफिकेशन मिलता है, ठीक है, सतर्कता मिलती है। देखो 19वीं शताब्दी, मैं बोल रहा हूँ ना, 80% बच्चों को ये पता नहीं है कि 19वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है। कई बच्चे सोचेंगे कि 1990, 1999, ठीक है, 1910, लेकिन 19वीं जो शताब्दी होती है ना, वो होती है 1800 से लेकर 1900 तक के बीच में। 1810, 1890, 1840, मतलब जिसके बीच भी जो 1899, वो सब किस में आता है, 19वीं शताब्दी में। और 1900 वाली 20वीं शताब्दी में, और अभी जो चल रही है वो 21वीं शताब्दी चल रही है अपनी। आगे बात समझ में? अरे भैया ये नॉलेज है एक्स्ट्रा, इसको भी समझ लेना धीरे धीरे, ठीक है। हम आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको क्या क्या पढ़ा देंगे आपको पता नहीं चलेगा 300 रुपये में, ठीक है। अब यहाँ पे 19वीं शताब्दी मैं बोल रहा हूँ कि चिरसम्मत जो भौतिकी है वो 19वीं शताब्दी की भौतिकी है। और जब ये भौतिकी 19वीं शताब्दी के अंत में आते आते, जैसे अपना 1899 1900 के समथिंग में जो साइंटिस्ट थे, न्यूटन भाई साहब की ले लीजिए, ठीक है, इसके अलावा मैक्सवेल है, डी ब्रोगली है, कई बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वो ये सोच चुके थे और मान चुके थे कि जो साइंस है उसका
कंप्लीट पोर्शन है वो डिस्कस हो गया। मतलब अब इसके आगे साइंस की मतलब अध्ययन नहीं कर सकते। अब बताओ क्या डिस्कस करेंगे, मतलब सब कुछ तो उन्होंने डिस्कस कर दिया। भाई यहाँ पे जो कणिका सिद्धांत है, जो अपना डी ब्रोगली ने बता दिया कि जो अपना पार्टिकल होता है वो वेव नेचर भी शो करता है और अपना पार्टिकल नेचर भी शो करता है, दोनों प्रकार से शो करता है, ठीक है। और उसके अलावा न्यूटन भाई साहब ने बता दिया कि जो किसी भी पार्टिकल के लिए वेग, मोमेंटम, ठीक है, कुछ भी जो भी फाइंड करना होता है वो सब इसने बता दिया। भाई क्लासिकल भौतिकी में अपन न्यूटन भाई साहब के, मैक्सवेल भाई साहब के, डी ब्रोगली और भी कई साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारी क्वेश्चन दी, तो काफ़ी हद तक इन्होंने सोच लिया कि अब यहाँ पे फिजिक्स के आगे अब कोई अध्ययन नहीं होगा, क्योंकि पूरा डिस्कस हमने कर लिया। लेकिन ये गलत थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत थे। कैसे? अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने चिरसमत भौतिकी के अंतर्गत, देखो यहाँ पे क्या हुआ, चिरसमत भौतिकी मतलब असफल क्यों हो गई और उसके बाद में क्वांटम यांत्रिकी का, क्वांटम फिजिक्स का निर्माण क्यों हुआ। अब एक बात आप मुझे बताइए कि अगर कोई पार्टिकल है, कण है, अगर उसकी गति नॉर्मल है 100 किलोमीटर, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उसका आपको वेग पता है, वेलोसिटी पता है, और उसका जो द्रव्यमान है वो पता है आपको, तो आप उससे p बराबर mv, समवेग, त्वरण वेग, सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मुझे आप जगह पे बैठे बैठे बताइए, कर सकते हो। तो भैया यहाँ पे तो क्या हुआ, जो न्यूटन फिजिक्स है वो लागू हो गई, लागू हो गई, ठीक है। इस कंडीशन में तो न्यूटन जो फिजिक्स है वो लागू हो गई, वो चिरसमत भौतिकी का पार्ट है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन मान लीजिए आपका जो पार्टिकल है, आपका जो कण है, अगर उसकी वेलोसिटी, उसका जो वेग है, अगर वो इक्वल हो जाए किसके, प्रकाश के वेग के, प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, तो अब मुझे आप बताइए क्या क्लासिकल फिजिक्स इसको समझा पाएगी, क्या क्लासिकल फिजिक्स इसको डिफाइन कर पाएगी, इसका जो क्लासिकल फिजिक्स है वो यहाँ पे मेजरमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आप मुझे बताइए, आपको एक इशारा लग गया होगा कि आखिरकार कैसे हुआ दूसरी फिजिक्स का निर्माण। तो भैया यहाँ पे कण की जो गति है, अगर वो प्रकाश के वेग के बराबर पहुँच जाती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में होता है कि क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है। और यहाँ पे जो आपने STR का नाम सुना होगा भैया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसी के द्वारा अपन जो पार्टिकल है उसकी अगर वेलोसिटी प्रकाश के वेग के बराबर है, तो इसी के अंदर उसका अध्ययन अपन करते हैं। लेकिन अब क्वांटम यांत्रिकी क्या है भाई, क्वांटम यांत्रिकी का मतलब क्या है। अब देखो चिरसमत भौतिकी में, फिर मैं आपको समझाता हूँ, चिरसमत भौतिकी में स्थूल निकाय, स्थूल निकाय का मतलब क्या होता है, सभी हिंदी मीडियम वाले जानते होंगे। इसका मतलब होता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े कण है ना, जिनको अपन अपनी आंखों से देख सकते हैं। इन सभी का अध्ययन भैया किस में हो चुका था, यहाँ पे चिरसमत भौतिकी में हो चुका था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक, उनके जो सहकण हैं, उनका अध्ययन कैसे करें भैया। अब बताइए क्लासिकल फिजिक्स काम आएगी यहाँ पे या नहीं आएगी, अब आप मुझे बताइए। तो भैया जहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई, चिरसमत भौतिकी है वो असफल हो गई, फेल हो गई, फिर वहाँ पे जाकर छोटे छोटे जो कण है, सूक्ष्म कण, यानी कि मैक्रो सिस्टम के लिए तो चिरसमत भौतिकी काम आ रही है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में सूक्ष्म कणों के लिए, सूक्ष्म कणों, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये तो मैक्रो है और ये माइक्रो है, ठीक है। माइक्रो, माइक्रो और मैक्रो में फर्क है। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, मैक्रो मतलब होता है स्थूल, बड़ा। तो भैया छोटे छोटे जो कण हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनका मेजरमेंट किया जाएगा किसके अंतर्गत, उसका मेजरमेंट किया जाएगा क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत, क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है। अब इसी के अंदर थोड़ा सा और मैं आपको लेके चलूँ ना, मज़ा आएगा आपको, थोड़ा सा क्या फील होना चाहिए। अब कई बच्चे अगर ऐसे सोच रहे हैं कि सर मतलब थोड़ा सा आप और भी डिटेल में जा रहे हो, बिल्कुल जाने दो, आपको भैया सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी। जो मैं आपको एक क्लास पढ़ा रहा हूँ ना डेली की, उसको ले लीजिए आप, बस काम खत्म आपका। बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते चलिए, आपको शानदार
मज़ा आएगा इंटरेस्ट के साथ में। थोड़ा सा अगर मैं और आपको लेके चलूँ क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा और डिटेल में चलता हूँ थोड़ा सा, कि क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत मैं बात करता हूँ तो मैंने आपको बताया कि कोई पार्टिकल है, कोई कण है, भाई कोई पार्टिकल है, कोई कण है, जैसे अपने इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनका क्या हुआ, इनका भैया चिरसमत भौतिकी के द्वारा जो मेजरमेंट है, इनका जो अध्ययन है वो यहाँ पे सफल नहीं हो पाया। लेकिन मैं बात करता हूँ जैसे कि आपने जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, इन सभी का क्वांटम यांत्रिकी का अध्ययन करके उनका एक वेलोसिटी निकाल ली, उसकी एक मतलब अपनी मात्रा निकाल ली, उसमें कितना वजन है, फिर जाके फिर आप चिरसमत भौतिकी को अप्लाई करते हो। ध्यान से सुनना, मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ आपको। जब आप क्वांटम यांत्रिकी का अध्ययन करके किसी भी पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इस सभी का आपको भार पता चल गया, इसका मास पता चल गया, आपको इसकी वेलोसिटी पता चल गई, उसके बाद में जाके फिर अपन यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगाते हैं उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, या फिर उसके संवेग, उसका मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए अपन यहाँ पे चिरसमत भौतिकी के नियम लगाते हैं। और उसके द्वारा जो रिजल्ट आएगा, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि उसके द्वारा जो रिजल्ट आएगा, और एक जो क्वांटम यांत्रिकी है, जो क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत जो अपन ने उपकरण बना लिए हैं, किसी भी पार्टिकल के लिए, किसी भी कोई कण के लिए वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए अगर किसी उपकरण का अपन ने निर्माण कर दिया है, तो भैया फिर इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो उपकरण है उसकी वैल्यू अलग आएगी, और आपका जो न्यूटन्स लॉ हैं, जो पुराने चिरसमत भौतिकी के जो नियम हैं, उनके द्वारा जो वेलोसिटी कैलकुलेट करी है उनका मान अलग आएगा। अब फिर यहाँ पे एक ही चीज़ सही हो सकती है, या तो फिर चिरसमत भौतिकी सही हो, या फिर यहाँ पे अपने क्वांटम यांत्रिकी के जो यंत्र उपकरण हैं। तो भैया इसी के लिए फिर क्या करते हैं अपन, यहाँ पे चिरसमत भौतिकी को फेल कर देते हैं, और क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत मतलब फिर अपन इन सभी पार्टिकल, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, खुद नाभिक जिसमें तीनों आते हैं, न्यूक्लियर, ठीक है, तो इन सभी का अध्ययन अपन क्वांटम यांत्रिकी में करते हैं। तो ये तो क्या हुआ, इसकी एक स्टोरी हो गई, मतलब क्वांटम भौतिकी का जो उद्भव हुआ, एवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स, उसी के बारे में थोड़ा सा अपन ने डिस्कस किया। अब अगली जो क्लास रहेगी उसमें अपन क्या करेंगे, न्यू चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 1 है उसको स्टार्ट करेंगे, और बस आज जो पढ़ाया है उसको नोट्स में आपको मिल ही जाएगा।